नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका इकोनॉमी का टॉपिक दिया गया है यूपी लेखपाल में। वहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक से हम यहाँ पर 250 इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला आपका जो सवाल शुरू होता है वो कह रहा है कि आर्थिक नियोजन उद्देश्य एवं नीतियों से पहला है। तो पहला सवाल है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई, इसका मूल उद्देश्य क्या था। तो ये आर्थिक नियोजन का जो लिया गया था यूएसएसआर से लिया गया था। इसका मूल उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता था इसका। ठीक है, अगला सवाल है, बॉम्बे प्लान क्या था और यह कितने उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत के आर्थिक विकास के लिए 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा, यानी 8 इसमें उद्योगपति थे, जैसे आपके जेआरडी टाटा थे, बिरला ग्रुप था आदि द्वारा 15 वर्षीय योजना प्लान इसमें किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, इसका मुख्य फोकस क्या था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य फोकस भारी उद्योग था और पूंजीगत वस्तुओं का विक्रय विकास था। ठीक है, राउरकेला, भिलाई इस्पात, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आपका यहाँ से सवाल बनता है, क्या बनता है कि जो राउरकेला है ये किसकी मदद से बनाया गया था, भिलाई किसकी मदद से बनाया गया था। राउरकेला, भिलाई और आपका कौन सा था, दुर्गापुरा। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, राज भीरू दुबे। ठीक है, राज जा से याद हो जाता है आपका जर्मनी की मदद से राउरकेला, और आपका भिलाई वाला जो है वो आपका रूस की मदद से किया गया था, और दुर्गापुरा जो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है और ये आपका ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 1974 से 78 में दिया गया था। डीपी धर ने तैयार किया था। ये भी सवाल बनता है किसने तैयार किया था, तो डीपी धर ने तैयार किया था। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और नीति इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नीति आयोग के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नीति आयोग जो है ना वो सहकारी संघवाद पर कार्य करता है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे कार्य करता है। और ये बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। ठीक है, अप्रोच पर कार्य करता है मतलब नीचे से ऊपर की ओर योजना बनाई जाती है। मतलब आपका पहले ग्राम स्तर पर बनाई जाएगी। ठीक है, ग्राम स्तर पे फिर जिला जाएगी, जिला से फिर स्टेट में जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच होती है। अगला हम बात कर लेते हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। वर्तमान आपके उपाध्यक्ष हो जाते हैं कौन, सुमन बेरी हो जाते हैं। और आपके सीईओ कौन है, तो ये बीवीआर सुब्रमण्यम थे, लेकिन अब इनकी जगह पर आपका निधि छिब्बर बना दी गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका हो जाता है तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास हो जाता है, यानी तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास हो जाता है। वही आपका 12वीं में आपका इसमें सतत जुड़ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है यानी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाता है। रोलिंग प्लान अनवरत योजना के सरकार के द्वारा और कब लाया गया था, तो रोलिंग प्लान जो लाया गया था मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार जनता पार्टी के द्वारा 1978 से 80 के बीच में लाया गया था। गुन्नार म्यूडल ने इसे प्रतिपादित किया था। ठीक है, गुन्नार म्यूडल की बुक कौन सी है, तो एशियन ड्रामा हो जाती है। इंडिया में कौन है, तो डीडी लकड़ा वाला। ठीक है, डीडी लकड़ा वाला आपको याद रखना है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी 2023 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए, तो उत्तर प्रदेश में आए। भाई साहब कितने आए, 3.43 करोड़ लोग आए। इसके बाद में बिहार और मध्य प्रदेश के लोग आए हैं। ठीक है, चलो आगे। सतत विकास लक्ष्य बात करते हैं। एसडीजी इंडेक्स जो है, एसडीजीएस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया और इसका लक्ष्य क्या है, तो 2015 में इसे अपनाया गया था एसडीजी। ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, 2023 तक एजेंडा जो आपका 2030 रखा गया है। ठीक है, और इसमें कितना है, 17 लक्ष्य हैं और 169 उपलक्ष्य हो जाते हैं। कितने, 169 उपलक्ष्य हो जाते हैं और आपके 17 लक्ष्य हो जाते हैं। एजेंडा 2030 यानी 2030 तक इन्हें पूरा करना है। और कब अपनाया गया, 2015 में अपनाया गया।
SDG 1 और SDG 4 और SDG 6 क्रमशः किससे संबंधित हैं? तो 1 वाला आपका गरीबी की पूर्णता समाप्ति से, SDG 4 जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, और SDG 6 जो है स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित हो जाता है। ठीक है, SDG 6 जो है स्वच्छता और जल से संबंधित हो जाता है। 4 वाला आपको पता है किससे, 4 वाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, और 1 वाला आपका है किससे, तो गरीबी से संबंधित है, गरीबी की पूर्णता समाप्ति। और 2 वाला किससे है, भूखमरी से, और 5 वाला किससे है, लिंग समानता से हो जाता है। ठीक है, और 13 वाला किससे है, तो 13 को जलवायु से परिवर्तन, 13वां वाला है जो आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो जाता है। ठीक है भाई साहब, चलो भाई अगला 9वां वाला भी याद कर लो, 9वां वाला औद्योगिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो अगला, भारत में SDGs के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, नीति आयोग हो जाती है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष राज्य कौन सा हो जाता है, तो केरल शीर्ष पर है, बाकी बिहार सबसे निचले पायदान पर हो जाता है। ठीक है, बाकी परफॉर्मर स्टेट में आपका आएगा कौन, फ्रंट रनर में आएगा कौन, अपना यूपी आएगा। ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था और जिसने सतत विकास को परिभाषित किया, तो ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट आती है 1987 की है, इसी के तहत ही तो आपका SDG इंडेक्स आता है भाई। तो ये आपका, ये इसका जो कह रहा है क्या, इसका शीर्षक क्या था, तो इसका शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर हो जाता है, आवर कॉमन फ्यूचर हो जाता है। ठीक है, चलो भाई बजट वाला देख लेते हैं। यहाँ से कह रहा है कि भारत के 21वें अनुच्छेद में बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है 112 में, आर्टिकल 112 में हो जाता है। ठीक है, और बजट शब्द का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या अंतर होता है, तो देख लो भाई, राजस्व घाटा क्या होता है, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, राजस्व व्यय और माइनस राजस्व प्राप्तियां कर दो, आपका राजस्व घाटा आ जाएगा। और अगर हम राजकोषीय घाटा निकालना चाहें तो कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब इनको हम जोड़ लेते हैं दोनों को, और फिर हम यहाँ पर कुल व्यय से घटा देते हैं, राजकोषीय घाटा आ जाता है। राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं, कुल व्यय जो होता है माइनस पूंजीगत जो आपके राजस्व प्राप्तियां, और गैर ऋण जो होती है ना पूंजीगत प्राप्तियां, उनको जोड़कर हम घटाते हैं। राजकोषीय घाटा जो होता है सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है कौन, राजकोषीय घाटा। आगे 2024-25 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा गया था, तो 5.1% रखा गया था। 25-26 के लिए कितना, 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है, अच्छा रखा गया था। ठीक है, और 26-27 के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना। प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाता है, तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी हम निकाल देते हैं, तो आपका राजकोषीय घाटा आ जाता है, यानी प्राथमिक घाटा आ जाता है। कैसे निकालते हैं प्राथमिक घाटा, हम राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी कर देते हैं, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। ठीक है, चलो GST किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ था, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया था, लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। एक अप्रत्यक्ष कर है, यह कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। RBI द्वारा मौद्रिक नीति जो आपका में रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या होता है, वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक भाई साहब ऋण देती है। अगर वही बैंक रेट पूछे तो वो दीर्घकालिक ऋण देती है। पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो सरकार वह खर्चा जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे सड़क है, पुल है, अस्पताल है, बनाना है, देनदारी कम होती है, या देनदारी कम होती है। अच्छा, और इसमें क्या होता है, इसमें परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आपका परिसंपत्ति मतलब जैसे सड़क है, पुल है, अस्पताल है, स्कूल है। ठीक है, ये चलो आगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई और इसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो ये आपका 1966-67 में सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा। इसके भारतीय जनक आपके कौन थे, MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है, तो ये आपका CSAP करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। इसे सबसे
इस सब जबकि इसे मंजूरी कौन देता है, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट देती है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर पॉइंट, नहीं तो फंसेगा। मंजूरी कौन देगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देगी। ठीक है, और अगर पूछे कि सिफारिश, अच्छा सिफारिश कौन करता है, सिफारिश करता है CACP करता है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो आपका 13 हो जाती हैं। और ये महारत्न कंपनियां, ये तो अब तो शायद 14 हो गई हैं। ठीक है, 14वीं शायद कौन सी है, 1 मिनट रुकना थोड़ा सा। तो ये 14वीं वाली कौन सी हो जाएगी, HAL हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अभी हम आगे कर लेंगे। ठीक है, तो 13वीं वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाती है 13वीं। ठीक है, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्यम की निवेश एवं टर्नओवर कितनी हो गई है, तो 10 करोड़ रुपए आपका निवेश हो गई है, और यहाँ पर 50 करोड़ आपकी टर्नओवर हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, 10 100 500। ठीक है, 2.5 25 125। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं 10 100 500। ठीक है, ऐसे। चलो भाई आगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है 23-24 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन रहा है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था, और इसे किसने शुरू किया था, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वर्गीज कुरियन इसके जनक हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखो भाई, स्वतंत्रता पश्चात जो आपका टॉपिक दिया गया है, कौन सा, स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार। ठीक है, तो यहाँ पर अगला, यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों का उद्देश्य क्या था, तो इसका सुधार का उद्देश्य था मध्यस्थों यानी जमींदारों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, और आपका भूमि की सीलिंग यानी लैंड सीलिंग। ठीक है, ये इसके मेन टारगेट थे। भूदान आंदोलन किसने और कब शुरू किया, तो आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना जो अब वर्तमान में है पोचमपल्ली गांव से शुरू करा था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1950 में पारित किया गया था। 1 जुलाई 1952 से भाई साहब लागू होता है। चकबंदी का मुख्य लाभ क्या होता है, तो किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करना, जिससे क्या होता है, कृषि उत्पादकता और मशीनीकरण में वृद्धि होगी। अच्छा भाई साहब, कृषि जोत की सिफारिश किस समिति ने की थी, कृषि जोत कर। अच्छा, कृषि जोत कर जो है ना, वो किस सिफारिश की समिति ने करा की सिफारिश किस समिति ने करी थी, तो KN राज समिति ने करी थी 1972 में। ठीक है, अच्छा सवाल है, याद रखना, KN राज समिति ने कृषि जोत कर की सिफारिश की थी। चलिए आगे, अगला कह रहा है कि LPG जो आपका भारत में आर्थिक सुधार, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किस वर्ष लागू किए गए, 1971 में लागू किए गए थे। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह उस समय क्या थे भाई साहब, वित्त मंत्री थे। उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो लाइसेंस राज की समाप्ति हो गई, FDI में वृद्धि हो गई, निजी निवेश का विस्तार हुआ, और GDP विकास दर में उछाल आ गई। ठीक है, अच्छा, औद्योगिक नीति जो है, औद्योगिक नीति संकल्प 2056 को क्या कहा जाता है, तो भारत का आर्थिक संविधान इसे कहा जाता है। ध्यान रखना भाई साहब, इसमें उद्योगों को 3 अनुसूचियों में ABC में बांटा गया था। ठीक है, वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, तो केवल 2 ही बचे हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन बचा है। ठीक है, अगला है फेमा क्या है भाई साहब, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाता है। ये कब लागू हुआ और किसने किसका स्थान लिया। अच्छा, फेमा कब लागू हुआ, किसका स्थान लिया, तो फेमा जो है फेरा का स्थान लिया। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, ठीक है, वो हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाता है। 1999 में फेमा पारित हुआ 2000 में लागू हुआ। ठीक है, अगला है रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से जो आपका FDI है ना भाई साहब, FDI है रक्षा क्षेत्र में, FDI की सीमित जो आपका FDI की सीमा कितनी कर दी गई है, 74% कर दी गई। कुछ विशेष मामलों में सरकारी मंजूरी के बाद 100% भाई साहब कर दी गई है। ठीक है, चलो आगे, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे आदि को यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी टॉपिक दिया गया। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में कितने इंजनों का उल्लेख किया गया, तो भाई साहब 7 इंजन। ठीक है,
जो गति शक्ति है ना, गति शक्ति, ये पूछ सकता है ना आपसे कितने इसमें इंजन बताएंगे। तो इसमें भाई साहब 7 इंजन बताएंगे। कौन से? सड़क है, रेलवे है, हवाई जहाज, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह है, जन परिवहन है, जलमार्ग है, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा हो जाता है। अच्छा सवाल है, 1 नंबर का सवाल है। ठीक है भाई साहब, 1 नंबर का सवाल है तो आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है? कौन से 7 इंजन हो जाते हैं? पीएम गति शक्ति, जो आपका गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में 7 इंजन दिए गए हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? ये हो जाता है आपका, कौन सा हो जाएगा? सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, और आपका सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, और आपका जल मार्ग। ठीक है, और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा हो जाता है। अगला, 2000 भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन में कितने गैर जीवाश्म ईंधन में नॉन फॉसिल फ्यूल से कितने स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 500 गीगावाट का रखा है 2030 तक के लिए। ठीक है, भारतमाला परियोजना जो है ना, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये राजमार्गों और सड़क नेटवर्कों के विकास से संबंधित है। ठीक है, सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, ये हो जाता है। ठीक है, ये यानी सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? आधुनिकीकरण बंदरगाहों के। ठीक है, चलो भाई, 101 है भारतमाला। भारतमाला जो आपका है राजमार्ग और सड़क नेटवर्क से संबंधित है। ठीक है, भारतमाला और सागरमाला बंदरगाह से। रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर और कब मिला दिया गया था? तो ये आपका विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2017 से 18 के बाद 18 के बजट में मिला दिया गया। ठीक है, 17-18 में विवेक देवराय की समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 1924 में एकवर्त समिति से अलग किया गया था। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा हो जाता है? तो वधावन बंदरगाह, जो आपका कहाँ पर है भाई साहब? महाराष्ट्र में। वधावन कहाँ है? वधावन कहाँ है? महाराष्ट्र। कौन सा नंबर का? 13वें नंबर का। वधावन पोर्ट कहाँ है? वधावन महाराष्ट्र में हो जाता है वधावन। ठीक है, चलो, भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली गई? तो दिल्ली से भाई साहब वाराणसी चली। ठीक है, दिल्ली से वाराणसी चली और इसका नाम क्या रखा गया? ट्रेन 18 रखा गया था। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन। उड़ान जो है, उड़ान, ठीक है, उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक, इसकी टैगलाइन है। और इसका क्या है? क्षेत्रीय विमानन संपर्क यानी रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, हवाई यात्रा को किफायती बनाना। स्वर्णिम चतुर्भुज जो आपका योजना है कि योजना किन किन 4 महासागरों को जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किस स्रोत का है? तो तापीय ऊर्जा का है। बहुत बार रिपीट हुआ भाई साहब, ये तापीय ऊर्जा का है। मुख्य रूप से कोयला का है। 55 से 60% इसका योगदान है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी किससे बनाया जा रहा है? तो अयोध्या को बनाया जा रहा है। ठीक है, अयोध्या को। कुछ हम यहाँ पर अभी जो मिनी रत्न वाला लफड़ा हुआ था ना, तो देखो 14 वर्तमान में आपका 14 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL को दिया गया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने DPEH ये जो विभाग है इसने आधिकारिक घोषणा करी है। ठीक है, चलो, HAL को महारत्न का दर्जा मिलने से पहले यह किस श्रेणी में आती थी? तो नवरत्न में आती थी। ठीक है, नवरत्न से अपग्रेड होकर महारत्न में आ गई। चलो, कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। कह रहे कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न का दर्जा देने के लिए मुख्य वित्तीय मानदंड क्या होने चाहिए? पहला, कंपनी जो है, कंपनी पहले से नवरत्न होनी चाहिए, बिल्कुल, तभी तो महारत्न मिलेगा। ठीक है, भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होनी चाहिए। अच्छा, पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। अच्छा, और पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक जो टर्नओवर है 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के औसत वार्षिक नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मतलब, ये अगर कठिन सवाल बनाएगा तब पूछेगा। मतलब क्या है? देखो, नेटवर्थ जो है वो पिछले 3 वर्षों में 15,000, टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर 25,000, शुद्ध लाभ जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोड़।
5,000 करोड़ लाभ होना चाहिए, टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए यानी ओवरऑल, ठीक है। नेटवर्थ इसकी 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अगला है यहाँ पर महारत्न दर्जा प्राप्त होने के बाद HAL को क्या विशेष वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होगी। तो अब HAL बिना सरकार के पूर्व अनुमति के किसी एक परियोजना में 5,000 करोड़ या अपनी नेटवर्थ का 15% निवेश कर सकती है। अच्छा, ठीक है, ओके, चलो। और नवरत्न में केवल ये क्या है, 1,000 करोड़ है, उसमें क्या है 5,000 करोड़ निवेश कर सकती है, ठीक है। भारत की जो प्रमुख महारत्न कंपनियों की सूची देखो भाई, जैसे भेल है, बीपीएल है, CIL, कोल इंडिया है, ठीक है, गेल है, HPCL है, OECL है, ठीक है, NTPC है, ONGC है, और पावर ग्रिड है, शेल है, IREC है, ठीक है, और आपका PFC है, ठीक है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड है जो 13वीं वाली है। 14वीं वाली तो पता होनी चाहिए, HAL हो जाती है, ठीक है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब होती है, 1940 में होती है, 1940 में होती है भाई साहब, ठीक है। चलो भाई आगे अब देखते हैं दूसरा, अपने कितने 56 सवाल हो चुके हैं। अब हम 57 सवाल पे चल रहे हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि हम यहाँ पे अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, यंग-गेल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI एक्ट 1934 के तहत हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति जो है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं भाई साहब। 3 RBI से होते हैं और 3 सरकार द्वारा नामित होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है इसका, RBI गवर्नर होता है। यह समिति ब्याज दरें आदि तय करती है, ठीक है। अगला है स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की किस स्थिति को दर्शाता है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, महंगाई और उच्च बेरोजगारी होती है तो उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दोनों एक साथ मौजूद हों तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। भारत में खुदरा महंगाई मापने के लिए RBI किस सूचकांक का उपयोग करता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर में आएगा जैसे इनकम टैक्स हो गया, निगम कर जो कंपनियों पे लगता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर में कौन आएगा, जैसे GST हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ठीक है, जैसे कस्टम ड्यूटी कहते हो ना, उत्पाद शुल्क हो गया, ठीक है। ये सब आपके अप्रत्यक्ष कर के करके उदाहरण हो जाते हैं। चलो भाई आगे, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। और यह आयोग 2026-27 से 2030-31 तक करों के बंटवारे की सिफारिश करेगी। गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए, तो गिनी गुणांक जो है आय की असमानता के मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र दोनों, ठीक है, आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक अगर बात कर लेते हैं, गुणांक अगर 0 है तो मतलब पूर्ण समानता, अगर 1 आता है इसका तो पूर्ण असमानता को दर्शाता है, ठीक है। चलो आगे, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक हो जाती है। KCC योजना किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी, तो आरवी गुप्ता समिति पर 1998 में KCC की शुरुआत करी गई थी। वहीं अगर किसान भाई पूछे तो 1992 में किसान भाई की शुरुआत करी गई थी। कौन थे, RV गुप्ता समिति। अगला सवाल है, कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना पहली बार कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1975 को पहला बैंक प्रथमा बैंक था जो मुरादाबाद यूपी में खोला गया। वर्तमान में केलकर समिति की सिफारिश के कारण नए RRB नहीं खोले जाते हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकता है आपके कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो केलकर समिति की सिफारिश पर अब नए RRB नहीं खोले जाते हैं। ई नाम क्या है, ई नाम तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो जाता है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह कृषि उपज मंडियों को एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक
ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ना ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। प्रछन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि इसमें काम में लगे लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी जरूरत से ज़्यादा लोग काम करते रहते हैं। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान में कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है? तो 22 फसलें अनिवार्य हैं, और एक तो आपका गन्ना भी आता है इसमें ना। 22 फसलें अनिवार्य प्लस गन्ने के लिए उचित और लाभकारी जो FRP जारी होता है। ठीक है, अगला, भारत में कृषि वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 जुलाई से 30 जून हो जाती है। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून। अगला, सचिन तेंदुलकर समिति जो 2009 में आती है और रंगराजन समिति 2014 का संबंध किससे है? तो गरीबी रेखा के निर्धारण और आकलन से हो जाता है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या अर्थ है? संरचनात्मक मतलब अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव और तकनीकी अपग्रेडन के कारण जब श्रमिकों का कौशल नई नौकरियों को के लायक नहीं रहता है। भारत में मुख्य रूप से यही बेरोजगारी है। अच्छा, मानव विकास सूचकांक किन 3 पैमानों पर भाई साहब कार्य करता है? तो ये मापा जाता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्कूली शिक्षा जो है ना, और प्रति व्यक्ति आय। इसे UNDP द्वारा जारी किया जाता है, HDI इंडेक्स। ठीक है, याद रखना कौन जारी करता है? UNDP। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ? नैरोबी केन्या में। ठीक है, नैरोबी केन्या में। ठीक है, UNDP। अगला, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति क्या हो जाती है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। भुखमरी में 111वें स्थान पर था, लेकिन आपका डाटा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, लास्ट में देखेंगे। जनसांख्यिकी लाभांश क्या तात्पर्य है? मतलब आपका जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग मतलब 15 से 59 वर्ष के लोगों का अनुपात अधिक होना, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। भारत वर्तमान में इसी दौर से गुजर रहा है। चलिए आगे कुछ प्रमुख योजनाएं एवं पहल देख लेते हैं। कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये भाई साहब मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। याद रखना कब? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, प्रतीक क्या है? गियर से बना शेर। गियर की क्या होता है भाई? क्यों भाई, गियर क्या होता है? गियर से बना शेर। अच्छा, स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य फोकस किन वर्गों पर है? तो स्टैंड अप जो है महिलाओं पे है, और SC और ST अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। 10 लाख से 1 करोड़ तक का बैंक लोन मिल जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर 2023 की है, और ये विश्वकर्मा जयंती पर शुरू की गई थी। कब? 17 सितंबर 2023। यह 18 प्रकार के, कितने प्रकार के भाई साहब? 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों यानी बढ़ई, लोहार, कुम्हार को ऋण और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए है। ठीक है, इसी में 7% वगैरह ब्याज की बात की जाती है। ठीक है, चलो आगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था और क्या लागू हुआ? तो ये जो आपका हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो हुआ ना भाई साहब, ये आपका 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। अधिनियम कब आता है? 2005 का अधिनियम होता है, और लागू कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लागू हुआ था। 2009 में इसका नाम बदला गया, नरेगा कर दिया गया, नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2024-25 में बढ़कर कितना कर दिया गया है? तो 3 करोड़। अच्छा, पहले था 1 करोड़ था, अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी यानी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अच्छा 1 लाख मतलब क्या है? जैसे 12 हो गए। ठीक है, 12 को हम अगर 1,000 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? नहीं सॉरी, 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने होते हैं, और एक महीने में अगर 1,000 हुआ तो कितना? 12,000 तो हुआ। चलो 10,000 कर लेते हैं, तो ये कितने 4 जीरो हो जाएंगे। तो 4 जीरो लगा दो, 1,20,000। अच्छा, मान चलो 9-10 हज़ार रुपये इनकम मंथली हो जाए। ठीक है, ओके।
अगला है यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति परिवार कितना स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है, तो 5 लाख रुपए मिलता है। 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था ये कौन सा आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। अब तो इसमें एक और है जो मतलब 70 वर्ष से अधिक को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। उनके लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। चलिए आगे भूमि सुधार देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी थी और इसका मुख्य प्रावधान क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था हेक्टर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने लागू किया था। इसमें किसानों यानी किसान को रैयत ही कहते थे। रैयत को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था, वे सीधे सरकार को लगान देते थे। माहलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन हो जाते हैं? तो हाल्ट मैकेंजी हो जाते हैं। यह पूरे गांव को लगान चुकाने की इकाई माना जाता था। अगला है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता किस वर्ष लागू की गई? 2006 में लागू की गई भाई साहब। और यहाँ पर 1950 के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के कई प्रावधानों को आधुनिक बनाता है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब लागू की गई? 2006 में लागू की गई, ठीक है। और ये 6 वाला किसका स्थान लिया था? 1950 का जो था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था उसका स्थान लिया था। हदबंदी या सीलिंग एक्ट का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली कृषि भूमि की अधिकतम सीमा तय करना ताकि अतिरिक्त भूमिहीनों में बांटी जा सके। अच्छा, अगला इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार और विधि देख लेते हैं। पर्वत पर्वतमाला परियोजना का संबंध किससे है? अच्छा भाई साहब, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रोपवे के विकास से संबंधित है कौन सी? पर्वतमाला योजना। पर्वतमाला पर्वतमाला पर्वतमाला, ठीक है, रोपवे किससे संबंधित है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? तो केवल मालगाड़ियों के चलने के लिए बनाए जा रहे विशेष रेलवे ट्रैक, यानी जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ताकि लॉजिस्टिक लागत कम हो सके। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे वन किन 2 स्थानों को जोड़ता है? प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, ठीक है। और गंगा जो भगीरथी हुगली नदी प्रणाली सबसे लंबा ये हो जाता है, 1620 किलोमीटर है शायद ये, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है आपका जो आपका अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? यानी सेज वाला 2005 में लागू हुआ। 2005 में ये पारित हुआ और 2006 में लागू हुआ, ठीक है। 2005 में लागू हुआ, 2005 में ये मतलब पारित हुआ, 2006 में लागू हुआ। इसका मतलब क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो इसमें भाई साहब विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल किया जाता है? देखो भाई, विदेशी मुद्रा संपत्तियां जो होती हैं, ठीक है, स्वर्ण भंडार, अच्छा, एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और क्या होते हैं? आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच, ये सभी को शामिल किया जाता है। मतलब क्या क्या है? विदेशी मुद्रा संपत्तियां और स्वर्ण भंडार, गोल्ड, ठीक है, एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट हो जाते हैं, और आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच जो होता है, सबको शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर जीडीपी के आधार पर, ठीक है। और भारत सरकार का लक्ष्य जल्द ही इसे तीसरे पर लाना है। ओह भाई साहब, ठीक है। बफर स्टॉक का रख रखाव कौन सी संस्था करती है? तो एफसीआई करती है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है, जिसकी स्थापना 1965 में होती है, 1964 के अधिनियम से होती है, ठीक है। मुद्रा क्या है? मुद्रा बैंक योजना के तहत ऋण की 3 श्रेणियों कौन कौन सी हैं? तो शिशु, किशोर, तरुण हो जाता है। शिशु में 50,000 तक, और किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक आपका क्या है भाई साहब? लोन ले सकते हो। मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी हो जाता है, ठीक है भाई साहब। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री पेश करेगा, क्योंकि इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, ध्यान रखना।
क्राउडिंग आउट, ये क्या होता है? क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? क्राउडिंग आउट मतलब क्राउडिंग लिखा है। क्राउडिंग मतलब भीड़ होता है क्या? जब सरकार बाजार से बहुत अधिक कर्ज ले लेती है, ओ भाई साहब, जब सरकार बाजार से बहुत अधिक कर्ज ले लेती है तो निजी क्षेत्र के लिए निवेश हेतु पैसा कम बचता है, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, उसे हम क्राउडिंग इफेक्ट कहते हैं, क्राउडिंग आउट कहते हैं। मतलब क्या है? सरकार ने ज़्यादा पैसा ले लिया है, कहाँ से? बाजार से बहुत अधिक कर्ज ले लिया है, तो क्या हो जाता है? निजी क्षेत्र के लिए निवेश हेतु पैसा कम बचता है, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। चलिए, भारत में गरीबी रेखा का आकलन वर्तमान में किस आधार पर किया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर किया जाता है। अमृत काल की अवधि क्या है जिसे सरकार ने विजन 2047 के लिए तय किया है? तो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100वें वर्ष तक की 25 वर्ष की अवधि जो है उसे अमृत काल बोला गया है। ओहो, अमृत काल बोला गया है, ठीक है। संतुलित भुगतान संतुलन क्या है? तो ये भुगतान संतुलन क्या है? कह रहा है कि यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक देश के निवासियों का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय में किए गए सभी आर्थिक लेनदेन का रिकॉर्ड। फिर से देखते हैं भुगतान संतुलन क्या है। एक देश के निवासियों का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय के लिए सभी आर्थिक लेनदेन का रिकॉर्ड ही आपका क्या होता है? भुगतान संतुलन कहा जाता है। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? ये ऐसी घटिया वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। मांग के नियम का अपवाद है। अच्छा भाई साहब, मतलब ऐसी घटिया वस्तुएं होती हैं अगर मतलब क्या होता है? जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस 26 नवंबर को किस रूप में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, आगे है 101 पे हम लोग 100 सवाल हम लोगों के पूरे हो चुके, पता भी नहीं चला, ठीक है, मजा आ गई। भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी को वैधानिक मान्यता कब दी गई? तो ये हो जाती है 1992 में। सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसकी स्थापना 1988 में की जाती है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा हो जाता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी स्थापना 1875 में होती है। इसका सूचकांक सेंसेक्स हो जाता है। बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बुल से और बियर जो होते हैं वो बियर ये उससे नहीं है संबंधित, ठीक है, ये यहाँ पे शेयर मार्केट से है। बुल वे निवेशक हैं जो बाजार के ऊपर जाने की उम्मीद करते हैं और बियर वे हैं जो बाजार के नीचे गिरने की उम्मीद करते हैं। भारतीय उद्योग विकास जो बैंक है यानी सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में हो जाता है, ठीक है, लखनऊ में हो जाता है 1990 में जिसकी स्थापना होती है। आयात निर्यात जो आयात निर्यात को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की जाती है, ठीक है। ओके, अगला उत्तर प्रदेश विशेष अर्थव्यवस्था के रूप में देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? भाई साहब 2027 तक रखा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित एक जिला एक उत्पाद जो योजना है ना भाई साहब, की योजना कब शुरू हुई? 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र आर्थिक रूप से सबसे अधिक औद्योगिकृत है? तो पश्चिमी यूपी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। कृषि कुंभ 2.0 आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। कहाँ पर? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं और वैश्वीकरण देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और वैश्वीकरण, ठीक है। किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड की जुड़वा बहनें कहा जाता है? तो विश्व बैंक और IMF को कहा जाता है। इनकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुई थी।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को GATT के रूप में GATT का स्थान लिया था। इसकी GATT की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1948 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हो जाता है। ट्रिप्स देखो भाई, ट्रिप्स क्या है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू, और ट्रिप्स अलग है, और ट्रिम्स का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? तो WTO से हो जाता है। अच्छा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंधी पहलू नहीं, ट्रिप्स और ट्रिम्स तो किससे संबंधित हैं? WTO से संबंधित हो जाते हैं। अगला, ब्रिक्स समूह में 1 जनवरी 2024 में कौन से 5 नए देश शामिल हुए? 2024 में तो मिस्र है, इथोपिया है, सऊदी ईरान है, ईरान भी भाई साहब शामिल हो गया ना ब्रिक्स में। सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। वैश्वीकरण और व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये प्रश्न हो जाता है। कौन से 1 जनवरी 2024 को कितने कंट्री जोड़ेंगे भाई साहब? 5 कंट्री जोड़ेंगे। कौन से? सऊदी अरब है, UAE है, इथोपिया है, ईरान है, और कौन सा? ईरान है, ईरान है, इथोपिया है, सऊदी अरब है, मिस्र है और UAE हो जाते हैं। ठीक है, ओके। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक्स भी कहा जाता है, 2014 में जिसकी स्थापना होती है, शंघाई चीन में जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है। अगला, अर्थव्यवस्था के प्रमुख वक्र एवं सिद्धांत देख लेते हैं। कह रहा है कि लॉफर वक्र किन दो के बीच संबंध दर्शाता है? लॉफर तो कर की दर और कर राजस्व यानी टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में ये लॉफर कर वक्र बताता है भाई साहब। ठीक है, याद रखना। लॉफर वक्र होता क्या है? कोई बताएगा? बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। लॉफर क्या है? लॉफर वक्र क्या है? तो ये बताता है, क्या बताता है? टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच संबंध बताता है। ठीक है, यानी कर की दर एंड कर राजस्व के बारे में बताता है। फिलिप का गाना सुनेगा क्या? तो फिलिप्स वक्र के अनुसार इन दो कारकों के बीच में विपरीत संबंध होता है। तो फिलिप जो वक्र होता है ना, वो मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी की दर के बीच में संबंध होता है। फिलिप जो होता है ना, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध बताता है। हिंदू वृद्धि दर क्या है? तो ये हिंदू वृद्धि दर होती है क्या भाई? तो ये दर्शाती है, हिंदू वृद्धि दर होती है ना भाई साहब, वो आपका कर है। यह शब्द किसने गढ़ा था? अच्छा, यह इसका संबंध 1950 से 1980 के दशक के बीच के भारत की धीमी आर्थिक विकास दर यानी लगभग 3.5 से है। यह अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया था। किसने दिया था? राजकृष्णा ने दिया था। शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है? तो पीटर ए पायर को माना जाता है। किसे? पीटर ए पायर को माना जाता है। किसे माना जाता है? पीटर ए पायर को माना जाता है। इसमें हर बार बजट को शून्य मानकर नई शुरुआत की जाती है। भारत में इसे 1987-88 में लागू किया गया था। अच्छा पॉइंट है, शून्य आधारित बजट। ठीक है, शून्य आधारित बजट मतलब जब भी शुरू करा जाएगा तो पिछली बातें भूल के शुरू की जाएंगी। ठीक है, तो इसके जनक कौन है? इसके जनक हो जाते हैं पीटर ए पायर। ठीक है, कौन हो जाएंगे भाई? पीटर ए पायर हो जाएंगे। पीटर ए पायर हो जाएंगे। ठीक है, पीटर ए पायर हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनके पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन हो जाता है।
ठीक है। 1776। अगला उद्योग एवं बुनियादी ढांचा डीप लेवल देख लेते हैं। तो कह रहा है कि स्वतंत्र स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक क्रांति का औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1948 को। कब? 6 अप्रैल 1948 को की गई। तत्कालीन उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। ठीक है। भारत में कोर सेक्टर में कितने उद्योग शामिल हैं? तो कितने? 8 हैं। कितने? 8। कौन कौन से? कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है, बिजली है। ठीक है, ये हो जाते हैं। कोर उद्योगों के सूचकांक में सबसे अधिक भारांक किस उद्योग का हो जाता है? तो रिफाइनरी उद्योगों का हो जाता है। लगभग 24.04% हो जाता है। कितना भाई साहब? 24.04% हो जाता है। रिफाइनरी उत्पादों का हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पीएसयूज में निवेशक विनिवेश की सिफारिश करने के लिए 1996 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो जो आपके सार्वजनिक मतलब सरकारी वाले, उनके विनिवेश की बात किसने करी थी? प्रोफेसर जी.वी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग गठित किया गया। ठीक है, विनिवेश आयोग। ठीक है, कौन सा? विनिवेश विनिवेश आयोग गठन किया गया कब? 1996 में। अच्छा, किसकी? तो जीवी रामकृष्ण जीवी जीवी रामकृष्ण, ठीक है, के अध्यक्षता में। अगला है भारतीय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में। ये तो सवाल यार पहली बार हम सुन रहे हैं। ठीक है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। क्या? भारतीय भारतीय अंतर्देशीय, अच्छा, अंतर्देशीय जलमार्ग 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 प्राधिकरण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर? यूपी में। यूपी के कहाँ? नोएडा में। नोएडा में स्थापना 1986 में। ऐसे याद कर सकते हो। 1983 में कौन? यूपी नेडा। यूपी नेडा। नेडा वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी वाला है। यूपी नेडा। यूपी नेडा। नेडा, अच्छा, लेडा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 हो जाता है, जो कन्याकुमारी से जो श्रीनगर से कन्याकुमारी श्रीनगर तो देखो इधर है, कन्याकुमारी इधर है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलो आगे। कृषि विकास एवं प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। किसान सम्मान निधि जो है ये आपका कहाँ और कब शुरू हुई? तो 24 फरवरी की रात थी ऐसे। ठीक है, काली अंधेरी रात थी, 2019 की बात थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इसमें किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 24 फरवरी 2019 को ये गोरखपुर से शुरू की जाती है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो पंतनगर में 1960 में जिसकी स्थापना होती है। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। ऑपरेशन ग्रीन्स का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स का संबंध है TOP, टॉप 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 ऑपरेशन ग्रीन्स। तो टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, टॉप। ठीक है, टॉप मतलब ये टमाटर से, और क्या है? प्याज आलू। मतलब इनको यार कोई ज़्यादा स्टोर ना करे। ठीक है, इनके इस तरीके से, ताकि इनके रेट जो है निश्चित रखें। मतलब कुछ है कि ज़्यादा ना बढ़ने पाए। ठीक है, कीमतों में स्थिरता लाने के लिए इसमें अन्य नाशवान फसलों को भी शामिल किया गया है। कौन? नाशवान फसल। अच्छा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो आपका 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से, इसका नारा था स्वस्थ धरा खेत धरा खेत धारा। शाबाश, स्वस्थ धरा खेत धारा, स्वस्थ धरा खेत धारा। 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015, सूरतगढ़ राजस्थान। ठीक है। भारत में कृषि कृषि के बाद रोजगार प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? तो कपड़ा टेक्सटाइल उद्योग हो जाता है कृषि के बाद दूसरे नंबर का। ठीक है, अच्छा, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? और यह किससे है? ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो है भाई साहब, वो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। 2014 में इसकी शुरुआत होती है। अगर हम बैंकिंग में देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार के लिए 7 सूत्री योजना भी 2015 में आई। ठीक है, अगर बैंकिंग से पूछे मिशन इंद्रधनुष, तो ये आपका मतलब जो क्या था, बैंकों के सुधार से संबंधित है, सार्वजनिक क्षेत्र के। ठीक है, और अगर वैसे पूछे
स्वास्थ्य वाला महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो ये मिशन इंद्रधनुष बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। चलिए, भारत में अभी तक कितनी बार मुद्रा का उन्मूलन किया जा चुका है भाई साहब? 3 बार। कब कब हुआ? 1969 से 19 सॉरी अवमूल्यन अवमूल्यन हुआ 1949 में, 66 में, 91 में, ठीक है। अवमूल्यन से आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। भारत में अब तक विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी कितनी बार हुई? तो भाई साहब 3 बार हुई। कब हुई? 46 में हुई पहली बार, और फिर 1978 में हुई दूसरी बार मोरारजी देसाई के समय, अंग्रेजों के समय 46 में हुई। 8 नवंबर 2016 अपने मोदी भैया चचा के साथ में हुई, ठीक है। अच्छा, मुद्रा आपूर्ति की मांगों में M1, M2, M3, M4 में संकीर्ण मुद्रा और व्यापक मुद्रा किसे कहा जाता है? तो संकीर्ण मुद्रा क्या है? तो संकीर्ण मुद्रा जो होती है ना M1 और क्या होती है? M1 होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है? जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों में डिमांड डिपॉजिट और आपका आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट, यानी M1 होता है संकीर्ण मुद्रा। और व्यापक जो मुद्रा होती है M3 होती है। इसमें क्या होता है? M1 प्लस बैंकों में सावधि जमा होती है, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, मजा आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है? M1 जो होता है ना संकीर्ण मुद्रा को दर्शाता है, और M3 जो होता है वो आपका किसको दर्शाता है? व्यापक मुद्रा को दर्शाता है। व्यापक मुद्रा M3 में होता क्या है? तो देखो, M3 में M1 होता है प्लस बैंकों में सावधि जमा, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है ना वही वाला, ठीक है, ये होता है। और M1 में तो आपका सब लपेट लो ना, जनता के पास, बैंकों में एफडी, और आरबीआई के पास आरबीआई के अन्य डिपॉजिट, ठीक है, सब आ जाएंगे M1, ठीक है। चलो आगे। बेसल मानक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बेसल जो मानक है ना, बेसल बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों के जोखिम प्रबंधन और पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम है। कौन सा? बेसल मानक, ठीक है, बेसल मानक। सीबीएस क्या है? तो सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन ये क्या होता है? में कोर का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज हो जाता है। ओह भाई साहब, सेंट्रलाइज्ड कोर, अच्छा ये लिखा कोर, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम और एक्सचेंज, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर यानी सावधि तरलता अनुपात में मूल अंतर क्या है? तो सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। यह वह नगद राशि है जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखनी होती है। मतलब तुम इतना पैसा तुमको जरूर रखना पड़ेगा। कौन कहेगा? तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगी तो अदर बैंकों से। और जो एसएलआर होता है वो मतलब अपने पास रखो, ठीक है, मतलब वह राशि जैसे में नगद भी हो सकता है, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बैंकों को स्वयं अपने पास सुरक्षित रखनी होती है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल 279A में इसका उल्लेख किया गया। इसके वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। किस कर को कैस्केडिंग इफेक्ट कर पर कर कहा जाता है? कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए लाया गया था, तो जीएसटी लाया गया भाई साहब। जो नहीं टैक्स पर टैक्स लगता था, अब उसको हटा के दिया गया, अब एक ही टैक्स हो गया, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स ये वगैरह जितने भी थी, इससे पहले वीएटी लगता था, ठीक है। अब क्या है? अब जीएसटी लगता है। चलो आगे, सामाजिक विकास एवं जनसांख्यिकी देख लेते हैं। तो भाई साहब, गरीबी मापन के लिए कैलोरी खपत का मानदंड किस समिति ने दिया था? कैलोरी वाले जो थी ना, अलग समिति थी, और कौन थे? अलग समिति ने दिया था 1979 में। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्होंने बोला था यार कि 2400 कैलोरी, ठीक है। और प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। अगर इतनी कोई नहीं खाता, मतलब एनर्जी प्राप्त कर पा रहा है, तो मतलब वो गरीब है, ठीक है। अलग समिति 1979 में कैलोरी खपत, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत में खुले शौच मुक्त बनाना था? तो ये 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक। अब तो हो भी गया है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग भाई हैं वो अभी भी जाते हैं। लेकिन क्या बताया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू की गई थी? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, इसलिए वहां से शुरू करी गई थी।
अमृत जो योजना है, अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो अटल मिशन फॉर री ये क्या लिखा है? रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, या शहरी सीवेज, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है कौन सी अमृत योजना? ठीक है, शहरी वाली है, समझो ये। ठीक है, चलो आगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है भाई साहब? तृतीय क्षेत्र का, या सेवा क्षेत्र कहते हैं। कितना है भाई? मान चलो 53 से 55% हो जाता है। अच्छा खासा योगदान है, थोड़ा वो नहीं, अच्छा खासा योगदान है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कार्यबल किस क्षेत्र में लगा हुआ? प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 45 से 47% लगा हुआ है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात ना ही निर्यात होता है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? 300 यूनिट तक। ठीक है, 300 यूनिट। अगला है यहाँ पर कह रहा है कि हम्म कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन के दौरान कितनी योजना अवकाश की अवधियां रही हैं? तो 3 रही हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि 3 का 1969 से 1966 से 69, 78 से 80, 90 से 92, तो 3 रही हैं। कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन के दौरान कितनी योजना अवकाश की अवधियां रही हैं? 3, 1966 से 69, 78 से 80, फिर 90 से 92 रही। अमृत धरोहर योजना का संबंध किस क्षेत्र के संरक्षण से है? तो आर्द्र भूमियों या अमृत धरोहर याद रखना। ठीक है, ये आपका आर्द्र भूमि या रामसर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। 2023-24 के बजट में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम 151 पे। 151 का दान करना है, तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो आपका हथकरघा उद्योग है। क्यों भाई साहब? उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा? हथकरघा उद्योग है। ठीक है, कृषि के बाद में कौन दे रहा है? हथकरघा उद्योग। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? यह कितने जिलों से होकर गुजरता है? 296 किलोमीटर है बुंदेलखंड, और इसमें बुंदेलखंड वाले ही जिले आएंगे, समझो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, डौरिया, इटावा से होकर गुजरता है। 296 किलोमीटर है। कितना? बुंदेलखंड 296। ठीक है, गीडा क्या है? गीडा क्या है? तो गीडा की स्थापना 1989 में की जाती है। और गीडा एक आपका सीडा भी है, सीडा भी आपका 1989 में, सतरिया करके, सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1989। ठीक है, ये आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो जाता है, 1989 में स्थापना होती है। नोएडा का पूरा नाम क्या है? तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान भी योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ये देखो, लखनऊ के चांदसराय से जाता है और गाजीपुर के हैदरिया तक जाता है, 341 किलोमीटर। और वहीं आपका कौन सा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर, यही तो था अभी, 296, 296 ही तो था। क्यों भाई? हाँ, 296 किलोमीटर, 7 जिले थे उसमें। ठीक, चलो आगे। अगला कह रहा है कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, अच्छा, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में अंतर क्या है? तो व्यापार संतुलन, व्यापार, ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड में आएंगी क्या? ट्रेड में आएंगी वस्तुएं। जब वे व्यापार संतुलन में केवल दृश्य वस्तुएं यानी गुड्स का आयात निर्यात शामिल होता है व्यापार संतुलन में। अच्छा, जबकि भुगतान संतुलन में इसमें वस्तु, सेवा, पूंजी और सबका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन शामिल होता है, यानी सब कुछ आ जाएगा। भुगतान संतुलन में सब कुछ आ जाएगा और उसमें केवल गुड्स आएंगी। ठीक है, जो दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? हार्ड करेंसी तो पता है ना, जैसे सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी, प्लास्टिक करेंसी। ठीक है, ऐसे। तो हार्ड करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग हमेशा अधिक रहती है। अच्छा, जैसे डॉलर वगैरह। ठीक है, डॉलर है, यूरो है। ठीक है, अगला, एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है? यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई मतलब क्या होती है? क्यों भाई? हाँ, फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश। देखो, एफडीआई मतलब क्या होता है? एफडीआई दीर्घकालिक होता है। अच्छा, और एफपीआई जो होता है अल्पकालिक होता है। अच्छा,
एफडीआई में इसमें निवेशक को कंपनी के प्रबंधन में भागीदारी मिलती है। अच्छा, और यह केवल शेयर बाजार या बॉन्ड में निवेश है। अच्छा भाई साहब, ठीक, ओके। आगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? डंपिंग, डंपिंग जब कोई देश अपने घरेलू बाजार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी किसी वस्तु को बहुत कम कीमत पर, अच्छा, डंपिंग, डंपिंग मतलब क्या होता है? मतलब कह रहा है जब कोई देश अपने घरेलू बाजार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी वस्तु को बहुत कम कीमत पर बेचता है ताकि प्रतिस्पर्धियों को खत्म किया जाए। वो कह रहा है हम यार जितने की लगी है इतने की नहीं, हम बहुत सस्ती बेच लेंगे बाहर, यहाँ तक कि लागत से भी कम पर बेचता है, तो उसको फायदा क्या होता होगा? कोई फायदा नहीं। ठीक है, उसे डंपिंग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है कि रुपया व्यापार के लिए भारत ने किस देश के साथ विशेष विशेष वस्त्रों खाते खोले हैं? ये भी अच्छा सवाल है। वस्त्रों खाते क्या है? वस्त्रों खाते मुख्य रूप से रूस के साथ में डॉलर की निर्भरता को कम करने के लिए वस्त्रों खाते खोले। किसके साथ में? रूस के साथ में। क्या खोले? वस्त्रों खाते खोले। क्या खोले? वस्त्रों खाते खोले। किसके साथ में? रूस के साथ में। डंपिंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जो लागत मूल्य से भी मतलब सस्ती बेच देना कोई वस्तु, ठीक है, वही है डंपिंग। राष्ट्रीय आय एवं इसकी गणना देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान किसने और कब लगा? दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में लगा। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बुक थी। इन्होंने प्रति व्यक्ति 20 रुपये बताई थी इन्होंने, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ करता है, ठीक है। पहले यह कार्य सीएसओ करता था, अब एनएसओ करता है। अगला है, कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और जीएनपी के में सूत्र के अनुसार क्या अंतर है? अच्छा, जीएनपी में क्या होता है भाई? जीएनपी में जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय। हाँ, अच्छा, शुद्ध प्राप्त आय जो होती है ना, वही जीएनपी है, जीएनपी है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस एनएफआईए। अच्छा, तो जीएनपी कैसे निकालोगे? जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है, वो आपकी जीएनपी आ जाएगी, जीएनपी आ जाएगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? तो देश की जो कुल जनसंख्या है ना, देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दो ना, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? तो जो आपकी देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं राष्ट्रीय आय को, ठीक है। नेशनल इनकम को भाई साहब हम टोटल पॉपुलेशन से कर देते हैं, टीपी से कर देते हैं भाग, हमारी राष्ट्रीय आय आ जाती है। मूल्यह्रास क्या है? इसका राष्ट्रीय आय से क्या संबंध है? डिप्रिसिएशन क्या है? मतलब है मूल्यह्रास क्या होता है? जैसे कुछ मशीन वगैरह लाओ तो उसका भाई रेट गिरेगा ना थोड़े, मतलब उसमें मशीनों और पूंजीगत संपत्तियों के उपयोग के कारण उनके मूल्य में होने वाली कमी को ही मूल्यह्रास कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनपी निकालने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है, यानी एनएनपी निकालना है तो जीएनपी मतलब जीएनपी से आप मूल्यह्रास घटा दो। मतलब एनएनपी अगर आपको निकालना है ना, एनएनपी निकाला तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन घटा दो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, पंचवर्षीय योजना इनको देख लेते हैं। कह रहा है कि गाडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, जो 1969 से 74 के बीच में आई थी। अच्छा, गाडगिल फार्मूला, ठीक है। और राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन के लिए अपनाई गई थी। काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई, 1977-78 में अपनाई गई। कौन सी? काम के बदले अनाज योजना, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके गुलजारी लाल नंदा हो जाते हैं। अध्यक्ष कौन थे? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष पूछे तभी भी जवाहरलाल नेहरू लगा देना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? त्वरित, धारणीय और अधिक समावेशी विकास, यानी फास्टर, सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाती है। अगला देख लो तो बैंक श्योर बैंक बैंक सॉरी बैंकेश्योरेंस, ये क्या होता है? बैंकोश्योरेंस से क्या मतलब है? जब कोई बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को किसी बीमा कंपनी के उत्पाद बेचता है, अच्छा, पॉलिसी बेचता है,
इसी में तो यार हम फंस गए हैं। वो बैंक ऑफ इंडिया में करा लिए हैं सुड्डा लाइफ वाला। कह रहा है कि बैंकों क्या है, मतलब बैंक की अथॉरिटी, उनका टाई अप हो जाता है। ठीक है, जब कोई बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को किसी बीमा कंपनी के उत्पाद पॉलिसी बेचता है तो उसे बैंकों कहते हैं। भारत में सिक्के डालने का अधिकार किसके पास में है? तो ये केवल भारत सरकार के पास, वित्त मंत्रालय के पास में है। ठीक है, और पासों आरबीआई केवल नोट छापता है भाई साहब। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार यानी वित्त सचिव के होते हैं। अन्य सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के भाई साहब हस्ताक्षर होते हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी का पूरा रूप क्या है? आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए। और एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है इसमें। ठीक है, बैंक दर और रेपो रेट में क्या अंतर है? तो बैंक रेट अभी बताया था, बैंक रेट वह दर होती है बैंक आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट वह दर होती है जिसमें आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है और सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखकर। अच्छा, जबकि बैंक रेट है आरबीआई दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म ऋण देता है बिना कुछ गिरवी रख के। अच्छा भाई साहब, एनपीए यानी गैर निष्पादित संपत्तियों को कितने दिन बाद घोषित किया जाता है? तो यह यदि किसी ऋण का मूलधन या ब्याज 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता तब। ठीक है, अगला, ग्रीन जीडीपी क्या है? देखो अच्छा सवाल है। देश की जीडीपी में पर्यावरण को हुए नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की कमी लागत को घटाने के बाद में बची हुई जीडीपी को ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ग्रीन जीडीपी। कार्बन टैक्स लागू करने वाला पहला देश कौन सा होता था? फिनलैंड हो जाता। 1990 में इसने शुरू करा था। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से उत्पन्न हुई? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 का था, क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997, इसी से तो आपकी कार्बन क्रेडिट की शुरुआत हुई थी। इको मार्क जो प्रमाणन किस प्रकार के उत्पादों को दिया जाता है? इसका प्रतीक क्या है? तो ये पर्यावरण के जो अनुकूल होते हैं ना, इनको इको मार्क दिया जाता है। इसका प्रतीक मिट्टी का घड़ा होता है। अच्छा सवाल है, मिट्टी का घड़ा होता है इको मार्क। ठीक है, ये मिट्टी का घड़ा होता है। चलिए आगे, 181 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मजा आ रही कि नहीं? आनी चाहिए। कह रहा है कि ऐसे पी पिगोवियन कर, ये क्या होता है? पिगोवियन कर किस पर लगाया जाता है? ऐसी आर्थिक गतिविधियों पर जो समाज के लिए नकारात्मक प्रभाव जैसे प्रदूषण उत्पन्न करती है। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो होती है ना, इन पर पिगोवियन टैक्स लगाया जाता है। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो समाज के लिए नकारात्मक प्रभाव जैसे प्रदूषण उत्पन्न करती है, उन्हें हम पिगोवियन टैक्स कहते हैं। टोबिन टैक्स क्या होता है? ये तो आपने सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के लेन देन पर लगने वाला कर को ही टोबिन टैक्स कहते हैं, ताकि सट्टेबाजी को रोका जाए। अच्छा, ये हम अभी एक टेस्ट लगा रहे थे, उसमें मिला था क्या? टोबिन टैक्स। वही तो हमें लगा यार, कहाँ से पूछ रहा है सवाल। सवाल तो सब अच्छे हैं। टोबिन टैक्स क्या होता है? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के लेन देन पर लगने वाला कर, ताकि सट्टेबाजी को रोका जा सके। मैट क्या है? तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो ये जीरो टैक्स वाली कंपनियों पर, जैसे ऐसी कंपनियां जो भारी मुनाफा कमाती हैं लेकिन कर छूटों का लाभ उठाकर कोई टैक्स नहीं देती, उन पर तब भी लगा देते। कहते हैं यार तुम मिनिमम तो दो यार, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स दो। जो कह रहे हैं कि जीरो टैक्स वाली कंपनियों पर लगाया जाता है मिनिमम टैक्स। ठीक है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। भारत का पहला केंद्रीय बजट स्वतंत्र भारत में किसने पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुगम चेट्टी साहब ने पेश किया था। अगला, 185 पे पहुंचे हैं। भारत में सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? भाई साहब, मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग हो जाता है, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाता है, सूती वस्त्र। सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? तो उभरते हुए उद्योग जिनकी विकास दर बहुत तेज होती है और भविष्य में भारी भारी क्षमता होती है, जैसे आईटी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, इन सबको हम सनराइज इंडस्ट्री में गिना जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना भाई साहब, किस देश की? तो बोकारो रूस की मदद से किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना करी गई थी।
ट्राइफेड की स्थापना कब हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1987 में इसकी स्थापना होती है। इसका अर्थ ट्राइफेड, ठीक है, 1987। और ये किससे संबंधित है? तो आदिवासी उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना तथा उनका आर्थिक विकास करना। करंट अफेयर कुछ देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 2020 में ये शुरू होती है और ये स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पट्टी वाले यानी को बिना गारंटी के कोलेटरल फ्री रेट यानी शुरुआत में 10,000 उपलब्ध कराना है, ठीक है। अच्छा, कुछ समितियां और हम आयोग देख लेते हैं। जैसे चलैया समिति किससे संबंधित है? 1991 में आती है। कर सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है, 1991 में आती है। दूसरी बार 1998 में, नहीं इसका 2 बार बैंकिंग नरसिम्हन समिति आती है, ठीक है। केलकर समिति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित हो जाती है, विशेषकर जीएसटी की अवधारणा के लिए भी ये चर्चित रही थी। अच्छा, वो अवधारणा इसी ने दी थी, ठीक है। लीड बैंक योजना क्या है? लीड बैंक योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1969 में। अच्छा, एक सवाल हम मतलब एक पेपर दिए थे, उसमें पूछा गया था आरबीआई ने लीड बैंक योजना कब शुरू करी थी? तो 1969 में। हमने भाई उस समय नहीं पता था, कोई बात नहीं। नरसिम्हन समिति 1969 में, ठीक है। इसके तहत हर जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया गया जाता है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक हर घर ग्रामीण जल में नल पहुंचाना है? तो 2025-24 तक, 24 तक, ठीक है। 55 लीटर पानी की तम बात की जाती है, ठीक है। अच्छा, कुछ विविध देख लेते हैं। कह रहा है कि चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? मतलब क्या है? चक्कर काटेगी। चक्कर मतलब व्यापार चक्र, यानी मंदी आएगी, तेजी आएगी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को ही हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। मतलब मंदी आ जाए फिर तेजी आ जाए, मंदी आ जाए तेजी आ जाए, ठीक है। विकसित देशों में ये पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? चक्रीय वाले। चक्कर लगाएंगे ना विकसित देशों में, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था और अब यह कब शुरू हुआ? तो आपका स्मार्ट सिटी से 100 शहर चयन किया गया था और 2015 में शुरू किया गया था। 100वां शहर आपका कौन सा? शिलांग हो जाता है। पहला शहर उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाता है, ठीक है। सवा शिलांग, ठीक है। और अगला सवाल है, कौन सी संस्था मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करती है? मुद्रास्फीति कौन जारी करेगी? मुद्रास्फीति के तो आपका एनएसओ सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है, एनएसओ जारी करता है, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अजय बंगा हो जाते हैं। कौन? अजय बंगा। अग्नि गुणांक यदि 1 है तो इसका मतलब क्या है? तो पूर्ण असमानता इसका अर्थ हो जाता है, और अगर 0 है तो पूर्ण समानता हो जाती है, ठीक है। ये तो अभी पढ़ा गया था। चलो भाई, कुछ और 50 सवाल अपने बचे। चलो आगे। अगला है यहाँ पर 201 पे चलते हैं, ठीक है। 50 सवाल बचे, ये भी कर लेते। एंजल का नियम क्या है? एंजल का नियम क्या दर्शाता है? एंजल मतलब जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन यानी फूड पर होने वाले कुल व्यय का प्रतिशत घटता जाता है, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर व्यय बढ़ता जाता है। एंजल, ठीक है। मतलब क्या है? कहता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर होने वाले कुल व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। मतलब लोग खाने पीने की वस्तुएं कम करने लगते हैं, ठीक है। जैसे नहीं कहते हम मैगी खाएंगे, हम वो खाएंगे, या क्या बोलते हैं, पास्ता खाएंगे, ठीक है। और ये दुनिया भर का दंत फंत खाएंगे, लेकिन अच्छी चीजें नहीं खाएंगे, ठीक है। मतलब पौष्टिक चीजें। और तभी तो कह रहा है कि व्यय पर प्रतिशत घटता जाता है, और जबकि विलासिता की वस्तुओं पर बढ़ता जाता है। उसे ही एंजल का नियम कहते हैं, ठीक है। ग्रेस मतलब ग्रीस मतलब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलने से बाहर कर देती है। कह रहा है कि मुद्रा के प्रचलन से इसका संबंध है, ठीक है। इसका प्रसिद्ध कथन क्या है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अच्छा, ग्रेसर का नियम कहता है कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अच्छा, कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है? कोर मतलब क्या है? कोर मुद्रास्फीति में ऊर्जा, खाद्य पदार्थों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी नहीं शामिल किया जाता है। अच्छा, कोर वाले में नहीं शामिल किया जाता है किसको? ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता, जबकि वे बहुत अस्थिर होते हैं।
अच्छा, और हेडलाइन मुद्रास्फीति में सभी वस्तुओं को शामिल किया। हेडलाइन में क्या किया जाएगा, सबको लपेटा जाएगा। और जो कोर मुद्रास्फीति होगी ना, कोर मुद्रास्फीति में, कोर में इनको नहीं लिया जाएगा, जैसे आपका खाद्य वाला हो गया, ठीक है, और कौन सा ऊर्जा ईंधन वाला, इनकी तो यार रेट घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए इनको नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये हो जाती है कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन में सबको लपेट लो, सबको लपेट लो, सबको, ठीक है। तरलता जाल, हो तरलता जाल है, जाल बिछा दिया गया, तो जाल का मतलब क्या है, यह वह स्थिति है जब ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं कि लोग बांड या अन्य निवेश के बजाय अपने पास नगद रखना पसंद करते हैं। हो तरलता बांड मतलब, तरलता जाल का मतलब यह वह स्थिति है जब ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं कि लोग बॉन्ड या अन्य निवेश के बजाय अपने पास नगद रखना पसंद करते हैं। कहते हैं हम कैश रख लेंगे, ठीक है, हम जमा नहीं करेंगे। जुड़वा घाटा क्या है, ट्विन डिफिसिट किसे कहा जाता है, मतलब क्या है, जब देश की अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा और चालू घाटा, राजकोषीय घाटा चालू घाटा दोनों एक साथ उच्च स्तर पर हों, उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा कहते हैं, उसे हम जुड़वा घाटा कहते हैं। मतलब राजकोषीय घाटा और आपका चालू खाता घाटा दोनों अगर हो जाते हैं तो जुड़वा घाटा कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे, खतौनी और खसरा में क्या अंतर होता है। खसरा 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 क्या होता है, खसरा मतलब एक कानूनी कृषि दस्तावेज है जिसमें जमीन, फसल, मिट्टी का विवरण होता है। खसरा में क्या होगा, जमीन, फसल और मिट्टी का विवरण होता है। खतौनी एक प्रकार का स्वामित्व वाली, इसे कहते हैं खतौनी अपनी ने करवा लो, ठीक है, स्वामित्व वाली भूमियों, खसरों खसरों का रजिस्टर होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में खतौनी का वर्णन किया गया है, 33, ठीक है, ओके। अगला, पारंपरिक उत्तर प्रदेश की भूमि माप में एक बीघा कितने विश्वा के बराबर होता है, 20 विश्वा के बराबर होता है, 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। और वहीं अगर पूछे वर्ग मीटर तो 2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा देय प्रीमियम दरें क्या है, देय भैया, देय प्रीमियम दरें दो, तो ये होती हैं, तो खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए कितना होता है भाई साहब, रबी के लिए होता है खरीफ, रबी फसलों के लिए 2%, और खरीफ के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, वाणिज्यिक एवं बागवानी के लिए 5% हो जाता है। कृषि, अगला क्या है 209 पे, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब और इसका नाम CACP कर दिया गया, तो मूल्य आयोग 1965 में बना, 85 में इसका नाम बदला गया, ठीक है। गन्ने के लिए MSP के बजाय क्या जारी किया जाता है, FRP मतलब फेयर एंड रिन्यूएटिव प्राइस हो जाता है। अगला, चलो अगला कुछ नई टर्म देख लेते हैं इकोनॉमी में। गिग इकोनॉमी भाई साहब क्या है, गिग इकोनॉमी, ये तो खूब चर्चा में रही। गिग इकोनॉमी मतलब ऐसी मुद्रा प्रणाली जहां स्थायी नौकरियों के बजाय अस्थायी फ्रीलांस अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, जैसे नहीं कहते कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख लो आधारित काम होता है, जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, और कौन सा डिलीवरी पार्टनर ड्राइव, ये सब इसमें शामिल होते हैं, इन्हीं को हम गिग इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। मतलब क्या आता है, स्थायी नौकरी नहीं होती है के बजाय अस्थायी फ्रीलांस और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट आधारित काम होता है। मून लाइटिंग क्या है, मून लाइटिंग शब्द हाल ही में कारपोरेट के क्षेत्र में चर्चा में रहा। मून लाइटिंग क्या है, मून लाइटिंग जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित पूर्णकालिक नौकरी के साथ साथ चोरी छिपे दूसरी कंपनी के लिए भी काम करता है, उसे मून लाइटिंग, मून मतलब चंद्रमा वाला, मतलब उसमें चंद्रमा की लाइटिंग में काम कर रहा है, अंधेरे में काम कर रहा है, ऐसा समझ लो, मतलब कहीं काम कर रहा है, ठीक है। जब कोई कर्मचारी अपने नियमित पूर्णकालिक नौकरी ने फुल टाइम जॉब के साथ साथ चोरी छिपे दूसरे कंपनी के लिए भी काम करता है, उसे मून लाइटिंग कहते हैं। कोविड-19 के बाद में अर्थव्यवस्था की के आकार की रिकवरी यानी के शेप्ड रिकवरी का अर्थ क्या है, जब अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से तेजी से विकास करते हैं जैसे IT सेक्टर, जबकि अन्य हिस्से लगातार गिरावट का सामना करते हैं जैसे पर्यटन और असंगठित क्षेत्र, ठीक है। ई रुपी क्या है, और जिसे भारत सरकार
क्या है, या एक कैशलेस है और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट वाउचर है, जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में भेजा जाता है। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का उद्देश्य क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ई कॉमर्स क्षेत्र में अमेजन, ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसका मतलब है ई कॉमर्स क्षेत्र में अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों के एकाधिकार को तोड़कर छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में तोड़ना। क्या कह रहे हैं? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स क्षेत्र में अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों के एकाधिकार को तोड़कर छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आईएमएफ की मुद्रा जो एसडीआर की बास्केट में कितनी मुद्राएं भाई साहब? 5 मुद्राएं। कौन कौन सी? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेमनबी और जापानी एक, और कौन सा है? ब्रिटिश पाउंड हो जाता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जो है डब्ल्यूटीओ एमएफएन का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसके तहत व्यापार करेक्ट है। डब्ल्यूटीओ में मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये क्या है? इसका सिद्धांत का मतलब क्या है? इसके तहत व्यापार में देशों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि आप किसी एक देश को विशेष छूट देते हैं तो वह डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों को देनी होगी, तो वह सभी डब्ल्यू। अच्छा, ठीक है। हवाला कारोबार क्या है? हवाला बिना बैंकिंग प्रणाली का उपयोग के अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी मुद्रा का अच्छा, दूसरे देश में विदेशी मुद्रा का स्थानांतरण ही हवाला कारोबार कहलाता है। हवाला, हवाला याद रखना कैसे? अवैध कारोबार, ठीक है। बैंकिंग, बिना बैंकिंग प्रणाली का उपयोग किए, ठीक है, अवैध कारोबार। विदेशी मुद्रा का स्थानांतरण अगर होता है तो उसे हवाला कारोबार कहते हैं। स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग किसके लिए गया था? ये तो इसमें पूछा गया था कंप्यूटर वाले सेक्शन में, कई बार पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के बीच सुरक्षित और त्वरित वित्तीय लेनदेन के संदेश भेजने के लिए होता है। विश्व बैंक समूह कितनी संस्थाएं शामिल हैं? 5। कौन से? आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, ओमेगा और आईसीएसआईडी, ठीक है। चलो आगे, बजट और राजकोषीय नीति देख लेते हैं। चलो, एफईआरएम राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2003 में पारित हुआ, ठीक है। अच्छा, भारत सरकार के लिए विनिवेश से प्राप्त आय किस प्रकार की आय, किस प्रकार की प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति है भाई साहब। हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा किसने दी? देख, नाम देख रहे हो, हेलीकॉप्टर मिल्टन फ्रीडमैन ने दी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यह मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए जनता के बीच बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित धन बांटने या छापने की नीति हो जाती है। इसे हेलीकॉप्टर मतलब धन बांट दो जनता के पास में, ठीक है। मतलब कि इसके लिए मंदी आ गई है ना, मंदी आ गई तो बड़े स्तर पर जनता बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित धन बांटने और धन छापने की नीति, ठीक है, उसे हेलीकॉप्टर बनी। एक कौन सी? हलाला, क्या था? हवाला, हाँ, हलाला नहीं, हवाला था, ठीक है, हवाला कारोबार, ठीक है। अगला, अगला क्या था? हाँ, अगला, जब सरकार का बजट घाटे में होता है तो वह इसकी भरपाई आरबीआई से नए नोट छपवा कर करती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, ठीक है। चलो, कुछ योजनाएं। उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से होती है, 10 अगस्त 2021 को होती है। पहली जो उज्ज्वला शुरू हुई थी 2016 में शुरू हुई थी, बलिया से शुरू हुई थी। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के पटवई ग्राम में। भारत का है वो भी, भारत का पहला क्या? पहला अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, सरोवर कहाँ स्थापित किया गया है? स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो ये पटवई में, पटवई में। पटवई कहाँ है? रामपुर में। रामपुर कहाँ है?
यूपी में, ठीक है। ओके। बहुआयामी बहुआयामी गरीबी सूचकांक किन तीन बहुआयामों पर मापता है? तो आपका ये मापता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा पर। नीति आयोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? तो देश के सबसे पिछड़े जिलों के सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करना 2018 में लॉन्च किया गया। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जनक किसे कहते हैं? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसका मतलब है जनक इसे सुभाष पालेकर महाराष्ट्र के हैं। यह बिना रासायनिक खाद की खेती करने की विधि है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ओके। जीरो बजट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल और फार्मिंग, ठीक है। अब देख रहे हो सब करंट मिक्सअप चल रहा है, ये नहीं वो करंट कहीं दूसरी जगह लपेटा जा रहा है। तो ये हैं सुभाष जी। सुभाष कहाँ के हैं? सुभाष कौन है? पालेकर। पालेकर कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के। और ये मतलब बताते क्या हैं? ये बताते हैं यह रासायनिक, यह रासायनिक रासायनिक खाद के खेती करने की विधि है, ठीक है। खेती करने की विधि है, ठीक है। ओके, चलो आगे। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनगणना 382 हो जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण किस अवस्था को भारत में कह रहा है क्या है भाई? जनसांख्यिकीय संक्रमण किस अवस्था में भारत वर्तमान में है? तो तृतीय अवस्था में। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जारी है। मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जारी है। कौन सा जिला है साक्षरता दर में प्रथम स्थान पे है यूपी का? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर 80.12% हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, यूपी का 912 है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या कहता है? तो ये बताता है कि जनसंख्या ज्यामितीय यानी 1 2 4 8 से बढ़ती है, जबकि खाद्य से उत्पादकता 1 2 3 4 यानी अंकगणितीय दर में बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ेगी तो वो ज्यामिति, जैसे जनसंख्या जैसे ज्यामिति, जैसे जनसंख्या जैसे ज्यामिति। और वही अगर खाद्य उत्पादन करेगा तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। चलो, शैडो बैंकिंग क्या है? शैडो बैंकिंग किसे कहते हैं? शैडो बैंकिंग मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जैसे ऐसी संस्थाओं की प्रणाली को बैंकों की तरह काम करते हैं, जैसे लोन देना, अच्छा, लेकिन वे सख्त बैंकिंग नियमों के अधीन नहीं होते हैं, उन्हें शैडो बैंकिंग कहते हैं। शैडो। भारतीय राष्ट्रीय ढांचा पाइपलाइन का लक्ष्य क्या है? तो आर्थिक और सामाजिक ढांचे, जैसे सड़क है, शहर है, ऊर्जा है, ठीक है, शहरी विकास पर फोकस किया जाता है। क्राउड फंडिंग क्या होती है? अच्छा, क्राउड फंडिंग क्या होती है? इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों से छोटी छोटी, अच्छा, समझ गए। इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों से छोटे छोटे धनराशि जुटाकर किसी परियोजना या स्टार्टअप को वित्त पोषित करना ही क्राउड फंडिंग कहते हैं। ओ भाई साहब। गिल्ट एज मार्केट का संबंध किससे है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। यह सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि सरकार की इसमें गारंटी होती है, सरकार की गारंटी होती है। गिल्ट एज मार्केट, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। इनाम को लागू करने वाली मुख्य एजेंसी कौन है? लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, ठीक है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है? अच्छा सवाल है। आर्थिक विकास और आर्थिक यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, एक आता है ना सामाजिक विकास और सामाजिक समृद्धि, ऐसे करके। तो आर्थिक विकास जो होता है वो समृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, समृद्धि, अच्छा, और जैसे जीडीपी बढ़ना। और जबकि विकास जो होता है, विकास गुणात्मक होता है। विकास विकास में देखो गुण है, ऐसे याद कर लो, विकास नाम का कोई लड़का है, उसमें गुण है, ठीक है। विकास गुणात्मक होता है, जैसे गरीबी कम होना, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। ये अच्छा, अगला उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के ओडिओपी एक जिला के तहत काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का है। इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। डार्क पैटर्न शब्द जो हाल ही में उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। ये क्या है? डार्क पैटर्न मतलब ई कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा ग्राहकों को भ्रमित करने या अनचाही चीजें खरीदने के लिए मजबूर करने वाले भ्रामक डिजाइन व चालें को ही डार्क पैटर्न कहा गया। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। G20 समूह में ट्राइका से क्या तात्पर्य है? ट्राइका मतलब क्या है? G20 में ट्राइका मतलब वर्तमान अध्यक्ष और पिछला अध्यक्ष और आगामी अध्यक्ष, ताकि काम में निरंतरता बनी रहे। अच्छा, देखो वर्तमान, पिछला और आगे वाला, ये तीनों लपेटे जाते हैं, ठीक है, वही ट्राइका कहते हैं। अच्छा, पीएम मित्रा योजना का संबंध किससे है? तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना है। हरित बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड जो केवल पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के वित्त पोषण के लिए जारी किए जाते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। गिफिन वस्तुएं भी ऊपर पड़ रहे थे ना, ऐसी वस्तुएं जो मतलब घटिया वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग पर उनकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम क्यों लागू नहीं होता है? कह रहे हैं कि क्योंकि ये अत्यंत निम्न स्तर की वस्तुएं होती हैं और जब इनकी कीमत गिरती है तो उपभोक्ता बचे हुए पैसे से बेहतर वस्तु जैसे गेहूं चावल खरीदने लगते हैं। अच्छा, सतत विकास का अंतिम और सबसे सटीक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाता है संसाधन का इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो और लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वे संसाधन सुरक्षित रहे। तो भाई साहब हम लोग 250 सवाल पूरे करें, कितने 1.5 घंटा लगा है, लेकिन मजा आ गई है, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।